हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आज की हम लोगों की एडजेक्टिव प्रैक्टिस क्लास नंबर 7 है। 6 क्लास हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब मूव कर रहे हैं क्लास नंबर 7 की तरफ और लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। और एक मेरी तरफ से आप लोगों को नोटिस दे दी जाती है, ध्यान रखिएगा कि आपको लगे कि हाँ अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, मतलब जो क्वेश्चंस आपको दिखते हैं ऊपर में, ध्यान रखिएगा अपसाइड, आपको लगे कि आप उसे डील करना चाहते हैं सबसे पहले, तो आप वीडियो को पॉज करके रोक लीजिए और उसके बाद उसको डील करने की कोशिश कीजिए। जब डील हो जाए, जब लगे कि हम सॉल्यूशन आप पा चुके हैं, तब आप क्या करते हैं उसको मतलब वीडियो को फिर से रिज्यूम कीजिए और उसको देखिए। ओके, क्योंकि यदि मैं उतना ज़्यादा यदि टाइम लेने लगा तो वीडियो लेंदी बन जाएगा, ध्यान रखेगा। तो वैसे सिचुएशन में ठीक नहीं लगेगा। मैं सोचता हूं कि जितना ज़्यादा हो सके आपके पास सिर्फ और सिर्फ कंटेंट रहे, बाकी की बातें बोलनी और रखनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट देना चाहता हूं, जिससे कि शॉर्ट टाइम में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ सके। इसलिए आपको लगे कि हाँ मैं क्वेश्चंस को खुद डील करना चाहता हूं, तो वैसे सिचुएशन में वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप अपने ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ज़्यादातर मेरी ये कोशिश रहती है कि जो आपका डिस्क्रिप्शन रहता है, ध्यान रखेगा वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, तो उसमें मैं क्वेश्चंस को डाल दिया करता हूं, जो क्वेश्चंस आप लोगों को क्लास में करवाया जाता है। तो आप चाहें तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले उस 10 क्वेश्चंस को देखें डिस्क्रिप्शन में और उसको सॉल्व करें, और सॉल्व हो जाए, जहाँ दिक्कत लगे फिर वैसे वीडियो को देखिए। लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती, ध्यान रखिएगा, जो आप तो सिर्फ आंसर क्लिक कर देते हैं, मैं उसे समझाते हुए निकलता हूं। तो वीडियो तो देखना ही है, लेकिन यदि आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो वो तो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके लिए गुड लक और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने एडजेक्टिव प्रैक्टिस क्लास नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया ही इज ब्रेवर देन स्ट्रॉन्गर। ही इज ब्रेवर देन स्ट्रॉन्गर। चलिए देखते हैं, ही इज ब्रेवर देन स्ट्रॉन्गर। अब इस क्वेश्चन को यदि देखें तो यहां पे पर्सन एक ही है, ही, और यहां पर यूज किया गया है कॉम्परेटिव डिग्री ब्रेवर एंड स्ट्रॉन्गर। अब आपको यह समझना है, ध्यान रखिएगा, कि कॉम्परेटिव डिग्री का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग दो के बीच कंपैरिजन करना होता है। ओके, अब दो पर्सन्स हो सकते हैं, दो ग्रुप हो सकते हैं, दो एनिमल हो सकते हैं, दो थिंग हो सकते हैं, लेकिन दो होने चाहिए। तभी हम लोग क्या करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री बनाने का कोशिश करते हैं। ब्रेव का ब्रेवर करते हैं, लॉन्ग का लॉन्गर करते हैं, टॉल का टॉलर करते हैं, ओके, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में देखें आपको, तो आपको दिखेगा पर्सन तो एक ही है। इस क्वेश्चन में पर्सन एक ही है, ही, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी दो की बात की जा रही है। यदि आपके पास दो पर्सन्स रहे, पर्सन नंबर फर्स्ट और पर्सन नंबर सेकेंड, अगर ऐसा सिचुएशन रहे, तब हम लोग क्या करते हैं, बीच में कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके पास पर्सन एक ही है, पर्सन एक ही है, लेकिन इसकी क्वालिटी दो बताई जा रही है। पर्सन एक है और क्वालिटी ही इसके अंदर दो है, और उस दोनों क्वालिटी में बताया जा रहा है कि एक क्वालिटी क्या है, ज्यादा है, एक क्वालिटी ज्यादा, यानी कि दो क्वालिटी के बीच कंपैरिजन हो रहा है। यहां पर ध्यान रखेगा, कंपैरिजन दो पर्सन के बीच होता है, कंपैरिजन दो पर्सन के बीच होता है, लेकिन यहां कंपैरिजन क्या हो, क्वालिटी के बीच ही हो, कंपैरिजन क्वालिटी के बीच ही किया जा रहा है। तो जब आप दो पर्सन के बीच, दो एनिमल, जो थिंग या टू ग्रुप्स के बीच हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तो कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं। लेकिन जब एक ही पर्सन में या एक ही थिंग में आप उसके दो क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान रखेगा, जैसे मान सकते हैं कि कोई भी बॉय है, एक बॉय है। अब इस बॉय में दो क्वालिटी है, एक क्लेवर की क्वालिटी कही जा सकती है और एक वाइज की क्वालिटी कही जा सकती है। तो सेंस ये आता है कि ये क्लेवर ज्यादा है कि वाइज ज्यादा है, क्लेवर ज्यादा है या वाइज ज्यादा है। तो यहां पर दो क्वालिटी के बीच ही कंपैरिजन हो रहा है, कहेंगे नहीं वो चालाक ज्यादा है, बुद्धिमान उतना तो नहीं है लेकिन चालाक ज्यादा है, मतलब वाइज उतना नहीं, या आप कह सकते हैं कि वाइज ज्यादा है, चालाक उतना नहीं है। तो दो क्वालिटी के बीच जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ध्यान रखेगा, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग लिखते हैं तो है पॉजिटिव डिग्री। क्या लिखते हैं, पॉजिटिव डिग्री ही लिखते हैं दोनों जगह। बस इससे पहले यूज करते हैं क्या चीज, मोर का। अब कहा जाएगा सर पॉजिटिव डिग्री क्या मोर ले सकता है,
तो बिल्कुल देखिए, जब हम लोग जैसे ब्रेव है, ब्रेव तो पॉजिटिव डिग्री है, ये कौन सा डिग्री? पॉजिटिव। कंपैरेटिव में चलते हैं तो ब्रेवर आता है। तो ऐसा कहा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, कि मोहित इज ब्रेवर, मोहित इज ब्रेवर देन सुरेश इज, मोहित इज ब्रेवर देन सुरेश इज। तो यहाँ पर कंपैरिजन हमें दो सब्जेक्ट यानी दो पर्सन के बीच करना पड़ा है, तो हमने क्या किया? कॉम्परेटिव डिग्री यूज किया। लेकिन सपोज करते हैं कि मोहित एक पर्सन है और इसी के अंदर दो क्वालिटी है, तो जब यानी कि हम लोग दो पर्सन के बीच कंपैरिजन नहीं करें, एक ही पर्सन है, उसी की दो क्वालिटी के बीच जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं? दोनों जगह पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं और इससे पहले कॉम्परेटिव दिखाने के लिए हम लोग मोर का यूज करते हैं। तो स्टेटमेंट बनता है, ध्यान रखें, मोहित इज मोर ब्रेव, मोहित इज मोर ब्रेव देन क्लेवर, मोहित इज मोर ब्रेव देन क्लेवर। तो यहां पर आप ऐसा अगर लिख देते हैं, मोहित इज ब्रेवर, मोहित इज ब्रेवर देन क्लेवरर, देन क्लेवरर, यानी दोनों का कॉम्परेटिव डिग्री अगर आप यूज करते हैं तो यह एक्सप्रेशन बिल्कुल क्या होता है? गलत, क्योंकि वहां क्वालिटी के बीच कंपैरिजन हो रहा है, पर्सन के बीच कंपैरिजन नहीं हो रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो ही इज ब्रेवर देन स्ट्रॉन्गर, मतलब वो ब्रेवर देन स्ट्रॉन्गर, मतलब स्ट्रॉन्गर से ज्यादा वो क्या है? ब्रेवर है। मतलब स्ट्रॉन्ग तो उतना नहीं है या जितना कह सकते हैं, लेकिन ब्रेव तो उससे ज्यादा है, यानी कि ब्रेव ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग कम का यहां पर सेंस क्रिएट किया जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में एक्सप्रेशन इसका क्या होना चाहिए? तो एक्सप्रेशन वास्तव में होना चाहिए ही इज, यहां पर हम लोग लिखेंगे मोर ब्रेव, ही इज मोर ब्रेव, यानी पॉजिटिव डिग्री रखना है, बस उससे पहले आपको क्या यूज करना है? मोर का यूज करना है। तो ही इज मोर ब्रेव देन स्ट्रॉन्ग, ही इज मोर ब्रेव देन स्ट्रॉन्ग, ही इज मोर ब्रेव देन स्ट्रॉन्ग। तो दोनों तरफ पॉजिटिव डिग्री, बीच में देन, और उससे पहले आपको मोर पुट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया द क्वालिटी ऑफ दिस शर्ट इज सुपीरियर देन योर्स, द क्वालिटी ऑफ शर्ट इज सुपीरियर देन योर्स, यानी कि इस शर्ट की जो क्वालिटी है, ध्यान रखेगा, वह आपके वाले शर्ट के कंपैरिजन में सुपीरियर यानी कि ज्यादा है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, सुपीरियर, प्रायर, जूनियर, सीनियर, ऐसे कुछ कहा जा सकता है, ध्यान रखेगा, कॉम्परेटिव डिग्री है, ध्यान रखेगा, जिसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, ना कि हम लोग देन का यूज करते हैं। तो इस स्टेटमेंट में यहां पर आपको सुपीरियर के साथ देन यूज किया गया है, जो एक्सप्रेशन बिल्कुल गलत है। सही एक्सप्रेशन होगा सुपीरियर टू, सुपीरियर देन नहीं, सुपीरियर टू का हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 में? कि राम केम प्रायर देन मी, राम केम प्रायर देन मी। तो यहां पर वही सेंस मैंने आपको क्रिएट करवाया कि प्रायर के साथ हम लोग टू का यूज करते हैं, तो एक्सप्रेशन प्रायर देन नहीं, ओके, प्रायर टू का यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया द घी ऑफ हरियाणा इज बेटर देन राजस्थान, द घी ऑफ हरियाणा इज बेटर देन राजस्थान। इस स्टेटमेंट को देखते हैं, द घी ऑफ हरियाणा इज बेटर देन राजस्थान। अब इस स्टेटमेंट को समझें। कंपैरिजन का एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, कि कंपैरिजन हमेशा इक्वल टर्म के बीच होता है। कंपैरिजन किन के बीच होता है? हमेशा इक्वल टर्म के बीच होता है, ध्यान रखिएगा। यानी मार्कर का कंपैरिजन आप एक और मार्कर से कर सकते हैं, इस मार्कर का कंपैरिजन इस ग्लास आप नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल अनइक्वल टर्म में फॉलो करता है, ध्यान रखें। ग्लास एक अलग थिंग है, ओके, एक अलग आर्टिकल में काउंट किया जाता है, मार्कर एक सेपरेट मतलब आर्टिकल में काउंट किया जाता है, तो ये कंपैरिजन बिल्कुल गलत होगा। अब यहां देखते हैं, कहा गया द घी ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा का जो घी है इज बेटर, यह बेटर है किससे? राजस्थान से। अब देखिए यहां पर कंपैरिजन हरियाणा का जो घी है वह राजस्थान के घी से हो रहा है, ना कि राजस्थान से हो रहा है। जो स्टेटमेंट यहां लिखा गया है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कहा जाएगा हरियाणा का जो घी है ना, यह राजस्थान से बेटर है। अब आप ही बताइए, क्या एक स्टेट का जो आर्टिकल है, जो प्रोडक्ट है,
क्या उसका कंपेरिजन आप दूसरे स्टेट के साथ करते हैं या दूसरे स्टेट के मतलब आर्टिकल के साथ आपको करना पड़ेगा। तो दोनों स्टेट का कंपेरिजन हो सकता है, यानी तो दोनों स्टेट के प्रोडक्ट जो बनाते हैं उनका कंपेरिजन हो सकता है। ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक तरफ प्रोडक्ट ले एक तरफ स्टेट ले, दोनों को कंपेरिजन करें। प्रोडक्ट और स्टेट दोनों में डिफरेंस हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, ध्यान रखिएगा। तो वहां पर भी आपको एक्सप्रेशन लिखना होगा कि राजस्थान के घी की बात की जा रही है, तो स्टेटमेंट जाता है द घी ऑफ हरियाणा, द घी ऑफ हरियाणा इज बेटर देन, द घी ऑफ हरियाणा इज बेटर देन द घी ऑफ राजस्थान, द घी ऑफ राजस्थान। यह एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है कि हरियाणा का घी राजस्थान के घी से बेटर है, बिल्कुल एक्सप्रेशन सही हुआ। अब कंपैरिजन इक्वल टर्म है, लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम क्या है, ये घी वर्ड रिपीट हो चुका है, घी क्या हो चुका है, रिपीट। तो इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए यहां पे एक प्रोनाउन यूज किया जाता है, तब जाके स्टेटमेंट बनता है द घी ऑफ हरियाणा, द घी ऑफ हरियाणा इज बेटर देन। और यहां पर जो नाउन आया हुआ है, यहां पर सिंगुलर होने की वजह से क्या यूज होता है, डैट। सिंगुलर हो तो डैट का यूज करें, प्लुरल हो तो दोज का यूज करें। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, सिंगुलर हो तो डैट ऑफ का यूज करेंगे, डैट ऑफ, और प्लुरल अगर आपको हो तो दोज ऑफ का यूज करना पड़ेगा। तो यहां सिंगुलर स्टेटमेंट है तो डैट ही रखना है, द घी ऑफ हरियाणा इज बेटर देन डैट ऑफ राजस्थान, डैट ऑफ राजस्थान। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। He is more student. He is more student than any student of his class. और स्टेटमेंट को अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिए, ध्यान रखेगा। ऐसा नहीं हो कि आंसर क्लिक करने में सिर्फ आंसर क्लिक करें क्लिक करें क्लिक कर रहे हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में सेंटेंस को मतलब बोलने की भी प्रैक्टिस करें, लिखने की भी प्रैक्टिस करें। आंसर क्लिक करना ध्यान रखें, हाँ ये आंसर हो गया, ये उतना मायने नहीं रखता है। जब हम लोग लिखते हैं, राइटिंग करते हैं या उसको रीडिंग करते हैं, तो वैसे में माइंड उस बात को कैच करता है, उस कॉन्सेप्ट को रिमेंबर रखने का काम करता है। इसलिए स्टूडेंट को या कैंडिडेट या जो भी एस्पिरेंट आप अपने आप को समझते हैं, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग से दूर ना भागें। जितना ज़्यादा हो सकता है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग की प्रैक्टिस करें, ये एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। और आज के दौर में जो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते, ध्यान रखें, उनका रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग ये सब धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। तो हम लोग सिर्फ आंसर क्लिक करने पर ध्यान ना दें, उसके पीछे मेहनत करें। मेहनत बहुत ज़्यादा मायने रखता है, चाहे वो रीडिंग का हो, राइटिंग का हो या लिसनिंग का हो। तो इस बात को समझें, आपके लिए बेहतर ही रहेगा। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से रखें या समझें। तो ही इज़ मोर स्टूडेंट, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। अब यहां कहा गया है ही जो है वो मोर इंटेलिजेंट है देन एनी स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। यहां पर एरर यहां पर है, इस सेंटेंस का एरर एनी स्टूडेंट के साथ। अब कहने का आशय से ध्यान रखिएगा, एक क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं सपोज करते हैं, इसमें से ही भी है, और इस 20 स्टूडेंट में आप कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करना पड़ेगा। तो कॉम्परेटिव डिग्री यूज करने के लिए आपको 2 तो चाहिए, एक यहाँ चाहिए और जो बाकी का है यहाँ, तब ना हम लोग कंपैरिजन करने का काम करेंगे। क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स हैं और मुझे ही का कंपैरिजन करना है, मतलब मान लीजिए रमेश यहाँ बैठा हुआ है, ओके, मैं रमेश का कंपैरिजन करना चाहता हूँ। तो अगर क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं तो मैं रमेश को इस क्लास से अलग करूँगा, मैं कहूँगा रमेश कम हियर, यहाँ आ जाएगा। अब रमेश का कंपैरिजन इससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे। तो कहने का सेंस है कि 20 स्टूडेंट्स में से मैंने रमेश को अलग किया, तो रेस्ट कितने बच गए, 19 स्टूडेंट्स। तो रमेश का कंपैरिजन जो है, कॉम्परेटिव डिग्री जो यूज किया जाएगा, ये तो रमेश को छोड़कर जो बच गए उनके लिए यूज करेंगे,
क्योंकि रमेश तो अब उस ग्रुप से बाहर निकल चुका है। तो जब ही जो है उस ग्रुप से बाहर निकल चुका है तो यहाँ पर एनी स्टूडेंट नहीं, एनी अदर स्टूडेंट यूज किया जाएगा, एनी अदर स्टूडेंट का यूज किया जाएगा। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ही डेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन, इसे मैं मानता हूं, ध्यान रखेगा। इसे समझने का की प्रैक्टिस बहुतों को करनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए यहां पर क्या एरर है, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलिए बताइए, ही डेड क्या है? ही डेड, क्या ये एक्सप्रेशन सही है? चलिए अब एक्सप्रेशन मैं आपको समझता हूं। ये 3 एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि इस तीनों में क्या डिफरेंस होना चाहिए। तो सबसे पहला इसका जो डिफरेंस है, ध्यान रखें, मैं आप लोगों को इसका प्रोनाउंसिएशन बता देता हूं कि इनका उच्चारण, यानी कि प्रोनाउंसिएशन इनका क्या है। DIE इट्स डाई, इट्स डाई। DEAD इट्स डेड, और DEATH इट्स डेथ, इट्स डेथ। डाई डेड डेथ, डाई डेड डेथ, ये इनका प्रोनाउंसिएशन है। अब आते हैं इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिस पे क्या डिफरेंस है। DIE डाई, ये वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है। इनका वर्ब फॉर्म रन होता है डाइड, डाइड, डाइन और डाइज करके यूज करते हैं। DEAD डेड, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। क्या है? डेड इज एन एडजेक्टिव, डेथ इज अ नाउन, डेथ इज अ नाउन। जैसे स्टेटमेंट में लिखा जाता है, ध्यान रखेगा, डेथ इज सर्टेन, डेथ इज सर्टेन। तो यहां पर डेथ क्या है? सेंटेंस में सब्जेक्ट बना हुआ है, और व्हाट इज सर्टेन, तो डेथ इज सर्टेन, तो यह नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैच किया जाता है। अब आप बताइए यहां पर क्या यूज होना चाहिए। ही सेंटेंस में यहां पर सब्जेक्ट बना हुआ है। अब आप यहां पर ध्यान रखेगा, डाई वर्ब का यूज करना चाहते हैं कि डेड एडजेक्टिव का यूज करना चाहते हैं। अगर डाई यूज करना चाहते हैं, ध्यान रखेगा, मतलब वर्ब का यूज करना चाहते हैं, तो यह एक्सप्रेशन गलत है क्योंकि ये एडजेक्टिव का एक्सप्रेशन है। तो आपको डाई का सेकेंड फॉर्म डाइड यूज करना चाहिए, ही डाइड। ओके, ये एक्सप्रेशन होना चाहिए। या प्रेजेंट परफेक्ट में जाएंगे तो ही हैज डाइड, ये एक्सप्रेशन होगा। और आप एडजेक्टिव की तरह अगर यूज करना चाहते हैं, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ एडजेक्टिव का ही यूज वास्तव में किया जाना चाहिए, तो स्टेटमेंट बनता है ही इज डेड, ही इज डेड। यह एक्सप्रेशन बनता है ही वाज डेड, ही वाज डेड का यूज होना चाहिए। तो यह एक्सप्रेशन बिल्कुल गलत होगा, ध्यान रखेगा। इसमें आपको यूज करना पड़ेगा एडजेक्टिव का फॉर्मेट, और एडजेक्टिव का फॉर्मेट क्या है? DEAD। तो डाई, डेड और डेथ, ये तीनों एक्सप्रेशन आपको समझना है और आपको याद रखना है, क्योंकि तीनों के पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफरेंस हैं। तो इस बात को समझें। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 7 में? तो क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सप्रेशन है, आई हैव अ टूथेक सो आई कांट ईट समथिंग, सो आई कांट ईट समथिंग, आई कांट ईट समथिंग। कहने का सेंस है आई हैव अ टूथेक, यानी कि मुझे दांत में दर्द है, इसलिए मैं, मतलब आई कांट ईट समथिंग, मैं कुछ नहीं खा सकता हूं। ओके, अब यहां पर ध्यान रखेगा, यूज किया जाता है SOME सम, और एक स्टेटमेंट है ANY, मतलब एक वर्ड है। तो सम और एनी में डिफरेंस किया है। तो मोस्टली यह सम जो एक्सप्रेशन है, ये हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। सम मोस्टली अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। कहने का सेंस है कि जब आपको सेंटेंस पॉजिटिव मिले। वहीं एनी जो वर्ड है, इसका यूज हम लोग नेगेटिव एक्सप्रेशन में करते हैं या इंटेरोगेटिव एक्सप्रेशन में करते हैं।
ये मोस्टली ऐसा यूज किया जाता है, वरना एक कॉन्सेप्ट आप आगे जाके यदि वैसा स्टेटमेंट मिले तो मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान रखिएगा कि सम का यूज भी हम लोग नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में कर सकते हैं। तो फिलहाल मोस्टली के सेंस में ऐसा समझिए कि सम का यूज हम लोग अफर्मेटिव और पॉजिटिव में और एनी का यूज नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंस में करते हैं। अब जब यहां कहा गया, ध्यान रखिएगा, तो कहा गया आई हैव अ टूथेक, मुझे दांत दर्द करता है या मुझे दांत दर्द है, सो आई कांट ईट समथिंग। समथिंग मीन्स पॉजिटिव, यानी कि थोड़ा सा। तो आई कांट ईट समथिंग, मैं कुछ नहीं खा सकता हूं लेकिन मैं बहुत कुछ खा सकता हूं। समथिंग और एनीथिंग में क्या डिफरेंस है? समथिंग मीन्स थोड़ा, एनीथिंग मीन्स ज्यादा। तो कह रहा आई हैव अ टूथेक, मुझे दांत दर्द है, ओके, इस वजह से आई कांट ईट समथिंग, मैं कुछ नहीं खा सकता हूं, मतलब थोड़ा नहीं खा सकता हूं, ज्यादा खा सकता हूं। ये क्या लॉजिक सही है? मतलब आपको दांत दर्द है तो आप कहते हैं मैं थोड़ा नहीं खा सकता हूं लेकिन एनीथिंग तो खा सकता हूं, क्योंकि यहां कह रहा आई कांट ईट समथिंग, मैं समथिंग नहीं खा सकता हूं, एनीथिंग खा सकता हूं। तो यह एक्सप्रेशन अपने आप में क्या है? गलत है, जिस वजह से कहा जाता है कि समथिंग का यूज आप नेगेटिव के साथ नहीं कर सकते। तो यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा आई कांट ईट एनीथिंग। आई कांट ईट, मुझे दांत दर्द है तो आई कांट ईट एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं खा सकता। थोड़ा की तो बात छोड़ो, मैं कुछ भी नहीं खा सकता हूं। सेंस ये आता है। इसी एक्सप्रेशन के वजह से ध्यान रखिएगा, नेगेटिव में हम लोग समथिंग का यूज ना करके एनीथिंग का यूज करते हैं। क्लियर? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सप्रेशन देखते हैं क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है आई हैव एनी बुक्स। आई हैव एनी बुक्स। आई हैव एनी बुक्स, ये एक्सप्रेशन। अब एनी का यूज क्या आप पॉजिटिव स्टेटमेंट में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। यहां जस्ट मैंने बताया कि एनी का यूज नेगेटिव स्टेटमेंट में किया जाता है। तो स्टेटमेंट बनना चाहिए आई हैव नॉट एनी बुक्स। आई हैव नॉट एनी बुक्स, मेरे पास कोई किताब नहीं है। या इस एनी की जगह आप सम का यूज कर सकते हैं, आई हैव सम बुक्स। आई हैव सम बुक्स, ये एक्सप्रेशन सही होना चाहिए। क्वेश्चन में मूव करते हैं 9 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 9 में ही हैजंट सम पेन्स। ही हैजंट सम पेन्स। अब वही बात हुई, हैजंट नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ सम का यूज नहीं, हम लोग किसका यूज करते हैं? एनी का। क्वेश्चन नंबर 10 ही हैज नॉट एनी पेन्स। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया हैव यू सम शुगर। हैव यू सम शुगर। हैव यू सम शुगर। तो स्टेटमेंट आपको इंटरोगेटिव दिख रहा है और मैंने आपको जस्ट समझाया कि इंटरोगेटिव में हम लोग किसका यूज करते हैं? एनी का यूज करते हैं। तो सम को कैंसिल करेंगे और यहां पर स्टेटमेंट बनता है हैव यू एनी शुगर, नॉट हैव यू सम शुगर। हैव यू एनी शुगर, क्या आपके पास मतलब जितना चीनी है? ये नहीं कि हैव यू सम शुगर, हैव यू एनी शुगर। तो यहां पर इंटरोगेट करने के सेंस में हम लोग एनी का यूज करते हैं। क्लियर? तो ये एडजेक्टिव की प्रैक्टिस क्लास नंबर 7 रही, जिसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को कवर किया। अब बढ़ते हैं एडजेक्टिव की प्रैक्टिस क्लास नंबर 8 में।